अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल। आज ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल आज़ाद कश्मीर के जो नए वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 25 को आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ और उसके बाद कामयाब होने वाले उम्मीदवारान कई मराइल से गुजरते हुए बिलाखिर असेंबली की कंपोजिशन सामने आ गई। ये सारा सिस्टम कैसे हुआ, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे आज की जो मेरा मौजू है प्रोग्राम का वो है आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म या मरकज़ का मुंशी आज़म। इस इन्वान के ऊपर बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होगा। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ प्रोग्राम के इंट्रो में, और मेरे पैनल के जो शुरका हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर देंगे। नई हुकूमत से वाबस्ता अवामी तवक्कुआत और मसला कश्मीर, इस मौजू के ऊपर आज का ये प्रोग्राम होने जा रहा है। नाज़रीन, इस बार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के जो नाम की अनाउंसमेंट है उसने आज़ाद कश्मीर के वोटर्स को बड़ा दुखी किया है। और इस अनाउंसमेंट को कमांड एंड कंट्रोल की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। आखिरी वक्त एक लिफाफा शायद उस नाम का दिया गया कि जी इसमें नाम किसका है, और जो मुतवक्को नाम थे उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और तनवीर अलियास साहब और एक ख्वाजा फारूक साहब और भी कई नाम थे। मगर वफाक की तरफ से इस तरह की हरकत आज़ाद कश्मीर के वोटर के साथ मैं समझता हूँ एक बड़ी तौहीन आमेज़ इसको मैं हरकत समझूंगा। इसलिए कि अगर आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता अगर एटॉनमस स्टेटस रखता है तो फिर उसके ऊपर उनको इतना अख्तियार भी होना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के फैसले आज़ाद कश्मीर के अंदर हों। मेरे आज के पैनल के ऊपर मुझे बॉस्टन से ज्वाइन किया है साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जनाब मंजूर गिलानी साहब ने। शिकागो कैलिफोर्निया से मेरे साथ हैं जावेद राठौर साहब, चेयरमैन कश्मीर यकजहती काउंसिल। और आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद से मेरा साथ दे रहे हैं अकरम सोहेल साहब। तो मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए ग्राउंड वन से बात को लूँगा। जनाब अकरम सोहेल साहब के तजियात जो होते हैं वो बड़े वाशगाफ अल्फाज में बात करते हैं। और अकरम सोहेल साहब, आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म आ गया, मगर जिस अंदाज में इस वज़ीर आज़म को लाया गया इसको मैं क्या समझूं, ये आज़ाद कश्मीर के अवाम का नुमाइंदा है या मरकज़ का मुंशी आज़म है? आप मेरे इस सवाल से कितना इत्तेफाक और कितना इख्तलाफ करेंगे? देखिए, जो आज़ाद कश्मीर में जो इक़्तिदार का जो तरीक़ाकार है देने का, वो अगर आप जाएँ 47 में 1947 और उसके बाद तो आज़ाद कश्मीर में एक वहाँ पर जितने भी इक़्तिदार में आए वो लोग सारे वहीं से ऑलमोस्ट वज़ारत अमूर कश्मीर या शहज़ादा कोठी, शायद आपने नाम सुना होगा कि वहाँ पर वज़ारत अमूर कश्मीर का दफ्तर होता था और शहज़ादा कोठी से जो है वो फैसले हुआ करते थे कि आज़ाद कश्मीर का सदर कौन होगा। और 47 से लेकर 58 तक कोई 10 सदर आज़ाद कश्मीर में तब्दील हुए। तो ये एक पुरानी रवायत है। फिर के खुर्शीद साहब आए, फिर उनको उतारा गया उधर से ही फेडरल हुकूमत का आर्डर से, और जो भी बाद में बने वो उसके बगैर नहीं बने। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि जो अभी ये वज़ारत उज़्मा का जो फैसला किया गया है, इसमें जो इनसे जिन लोगों के नाम आ रहे थे, मसलन तनवीर इलियास साहब का नाम था या इस तरह के नाम, तो वो लोग उस पर ज्यादा ची कर रहे थे कि जी ये देखिए कि जो कोई बंदा जी पैसे, खास तौर पर तनवीर इलियास साहब के जी उनके पास दौलत है तो उसकी बुनियाद पर वो आ रहे हैं। फिर इसी तरह बैरिस्टर साहब के बारे में भी था
کہ جی یہ تو پہلے بھی آ چکے ہیں تو ان کی کوئی خاص اس طرح کی پرفارمنس نہیں تھی آزاد کشمیر میں، تو ان کو یعنی کہ جو جن کو بنایا گیا ان کے علاوہ بھی جو لوگ تھے وہ کوئی اس طرح نہیں تھے کہ ان میں سے کوئی بن جاتا تو لوگ اس کو جو ہے نا جی وہ ایک عوامی رائے یا لوگوں کی جو ہے نا ایک سمجھی جاتی کہ لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اس پہ زیادہ جو ہے وہ اعتراضات ہوتے. موجودہ جن سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو بنایا گیا ہے وہ یہ پہلے بھی منسٹر بھی رہے، اور ایک نئی چیز یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ جو 2-3 فیملیز کے اندر ہی اقتدار جو ہے گھومتا تھا، ان کے بڑے تھے، پھر اس کے بعد ان کے وہ آگے، پھر اس کے بعد وہ آگے، ایک لوگوں کا ایک یہ بھی ہے کہ کم از کم وہ جو فیملی جو ایک قسم کا اقتدار وراثت میں منتقل ہو رہا تھا اس کو بھی یہ جو ہے نا جی یہ رواج جو ہے وہ ختم ہوا ہے. اور یہ جو یہ منسٹر ہیں اور یہ اچھی شہرت کو اس طرح کا ان کا کبھی نہیں سنا کہ کوئی ان پہ کوئی الزام ہو کوئی کرپشن کا یا دوسرا. ایک شریف سے آدمی اور ایک سیدھے سے آدمی کوئی بغیر کسی اس کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہوگا ان کا جو یہ سلیکشن ہوئی ہے، یہ الیکشن تو ٹھیک ہے لیکن سلیکشن بھی اگر آپ کہیں تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، تو یہ بندہ ٹھیک تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ کم کنٹروورسی ہوگی، یعنی ان کے نام پہ جو اب جو پبلک جو ایک پرسپشن ہے یا ایک رائے عامہ کی جو ان پہ جو ان کی قبولیت ہے اس پہ یہ کم کنٹروورشل جو ہے نا وہ ہوں گے، کیونکہ ان پہ کوئی ایسا الزام نہیں ہوگا کہ یہ پیسے دے کر آئے گے. دوسری بات جو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں یہاں پر آ کر الیکشن لڑتی ہیں اور پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہی انہی میں سے کوئی نہ کوئی، اور خاص طور پر جو اسلام آباد میں اقتدار میں ہوتی ہے وہی پارٹی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور وہی پارٹی یہاں پہ جو ہے نا جی جب الیکشن ہوتے ہیں تو اسی پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ جو جنہوں نے ٹکٹ لیے ہوتے ہیں وہی پارٹی کے لوگ یہاں بھی جو ہے وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں جو بات بنیادی ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے لوگ ووٹ دے کر ہی دیکھیں، ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ لوگوں نے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ آئے ان کو ووٹ لے کر آئے. آزاد کشمیر میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کوئی جو آپ کا بیلٹ باکس ہے اس میں کوئی گڑبڑ کر کے کوئی ووٹ تبدیل کر سکے یا کچھ کر سکے. موسٹلی یہاں پر جو الیکشن ہوتا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتا ہے. تو اب جب سیاسی پارٹیوں کو آپ نے اختیار دے دیا کہ پاکستان کی سیاسی پارٹی یہاں پر بنے گی، وہی الیکشن لڑیں گی، اسی نام کے ساتھ لڑیں گی، انہی کے رہنما آزاد کشمیر میں آئیں گے، وہی آ کر یہاں پر الیکشن کمپین بھی چلائیں گے، سارا کچھ وہی کریں گے، تو پھر ان کو جو وہاں سے یہ اختیار بھی تو پھر ان کو بس آٹومیٹک آ جاتا ہے جی کہ وہ کس کو جو ہے وہ یہاں پر اپنا وزیر اعظم بنائے، صدر بنائے، یا اس کو جو ہے نا جی وہ اسپیکر بنائے. دیکھیں نا ٹکٹ بھی وہی دیتے ہیں، یعنی جو پارٹی وہ ٹکٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے جو برانچیز ہیں ان پارٹی کے انہوں نے نہیں دیے. ان جو لوگ الیکشن لڑے ہیں ان کو ٹکٹ بھی اسلام آباد سے جاری کیے سب پارٹیوں نے، مرکزی جو ان کے رہنما تھے، مرکزی قیادت تھی اس نے جاری کی. اچھا تو جب سر، ٹکٹ بھی وہاں سے جاری ہوں، سیاسی پارٹیاں بھی وہاں کی ہوں، تو پھر اگر وزیر اعظم بھی وہ نامزد کر دیں تو میرا خیال ہے پھر یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. ہاں اگر انڈیجنس پارٹی یہاں پر ہو، ساری پارٹیاں آزاد کشمیر کی ہو، پاکستان کی کوئی پارٹی کی برانچ یہاں پر وہ نہ ہو، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی دیکھیں آزاد کشمیر کی فلاں پارٹی تو اس کو اسلام آباد سے یا فلاں جگہ سے ڈکٹیشن دی گئی ہے. لیکن جب پارٹیاں ہی وہاں کی ہیں، ان کے رہنما، ان کے صدر، ان کے چیئرمین اسلام آباد اور پاکستان میں ٹکٹ بھی وہی دے رہے ہیں، تو پھر وزیر اعظم کا بھی فیصلہ وہ کر لیں تو یہ کوئی چبی کی بات تو نہیں ہے. اکرم سہیل صاحب اسٹینڈ بائی رہیے گا آپ کی ٹرن آنے تک کا. میں جاوید صاحب کے پاس جانے سے پہلے جسٹس گیلانی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ آزاد کشمیر کو جو آئینی قانونی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جی اٹانمس، یہ اٹانمس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن گیلانی صاحب سے لیں گے کہ قانونی نقطۂ نظر سے اٹانمس کی حیثیت و اہمیت ہے کیا، اور جو آزاد کشمیر کا 74 کا ایک ڈائریکٹیو ہے جسے ایکٹ 74 بھی کہتے ہیں، میں اسے 74 ڈائریکٹیو کہتا ہوں کیونکہ اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں گی
वही जहाँ इलेक्शन लड़ेंगी उसी के मंशूर के तहत होगा। और फिर आगे जो सूरत हाल है इन दोनों चीज़ों पे गिलानी साहब थोड़ा हमारे वोटर्स की हमें रहनुमाई कीजिएगा, जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में वोट दिए और लोग बड़े बेचैन थे कि वज़ीर आज़म के नाम का जितना जल्द हो अनाउंसमेंट की जाए। तो ये मरकज़ की तरफ से अकरम सोहेल साहब ने भी बड़े धीमे अंदाज में बात करते हुए इस चीज़ को रिलेट किया कि जी ये तो उस दिन से हो रहा है जिस दिन से हमें एक एटॉनमस हैसियत दी गई। तो सर आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से, एटॉनमस की, और दूसरा जो हमारा डायरेक्टिव है 74 का जिसे अबूरी एक्ट भी कहते हैं, उसमें तो कहीं इसका तस्करा नहीं है, क्या क्या कहेंगे आप? शुक्रिया खुर्शीद साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी और बाकी दोस्तों की भी। ये मैं नहीं समझता हूँ कि एटॉनमस है, ये इसका नाम आज़ाद कश्मीर है और पाकिस्तान का आइन के तहत सूबा नहीं है, लेकिन ऑटोनमस नहीं है, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर का जो एक्ट 74 है वो उस तरह पे तश्कील दिया गया है जिस तरह पे बाकी सूबों के बारे में पाकिस्तान का आइन कहता है। यहाँ जो मरकज़ से रिलेटेड अमूर जितने भी हैं वो पहले AJK कौंसिल के पास हुआ करते थे, 13वीं तरमीम के बाद उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया है। नंबर 1 दिस थिंग। नंबर 2 ये बात है कि इसके बेस जो है ये उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे है, हालांकि वो नोटिफिकेशन आइन को ओवरराइड नहीं कर सकता है, पाकिस्तान के आइन को, ना आज़ाद कश्मीर के आइन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन जो एक सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करता है उसका 71 का नोटिफिकेशन है कि आज़ाद कश्मीर गो के पाकिस्तान का सूबा नहीं है आइन की तहत, लेकिन इसको सूबाई तर्ज पे चलाया जाएगा। तो ये जो आइन है हमारा सूबाई तर्ज पे तश्कील दिया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जो 74 से लेके अब 13वीं तरमीम तक AJK कौंसिल इसको रेगुलेट करती थी, इसकी लेजिस्लेटिव मामलात को, इसकी एग्जेक्टिव मामलात को, इसके फाइनेंशियल मामलात को। और AJK कौंसिल जो थी वो मैं कई जगह लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ, वो डेट वाज ए प्रॉक्सी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं वो AJK कौंसिल के चेयरमैन हैं और उनकी मंजूरी से सारे कौंसिल के अहकाम जारी होते थे और नीचे एक मिनिस्टर था या ज्वाइंट सेक्रेटरी था, लेकिन जो मिनिस्ट्रीज थी पाकिस्तान गवर्नमेंट की उनके जो डायरेक्टिव्स भी बाकी सूबों के बारे में जाते थे वही आज़ाद कश्मीर को भी जाते थे और आज़ाद कश्मीर भी उन डायरेक्टिव्स के पाबंद था। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये नाम के हवाले से तो यकीनन एटॉनमस लगती है, लेकिन एटॉनमस है नहीं है, ना अब है ना पहले थी। और ये जो जहाँ तक इनका एक सवाल मेरे ज़हन से उतर गया जो आपने किया था दूसरा, मैंने ये कहा कि जो इलेक्शन प्रोसेस एक्ट 74 जिसको आप कहते हैं, मैं उससे डायरेक्टिव कहता हूँ, डायरेक्टिव 74 कहता हूँ मैं इसको, तो उसके अंदर इसका तस्करा तो कहीं है नहीं है। नहीं, उसमें पाकिस्तान के आईन में भी इसका तस्करा नहीं है कि सूबों में कौन सी पार्टी होगी और किस तरीके से क्या होगा। वहाँ भी जो वहाँ ऑपरेट होता है पाकिस्तान के आइन के तहत सूबों के हुकूमतों की तश्कील के बारे में जो कि लिखा हुआ है। आज़ाद कश्मीर के आइन में भी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म या सदर की तश्कील के बारे में तकरीबन वैसा ही सिस्टम है। यहाँ भी जो है असम्बली ही इलेक्ट करती है वज़ीर आज़म को। हाँ, अब सूबों में भी चीफ मिनिस्टर को असेंबली ही इलेक्ट करती है, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। मवासत जी, एक और ज़िमनी सवाल इससे निकल आया, मैं आपसे वो भी जान लूँ ताकि लोगों को हमारी वो हैसियत और अहमियत पता चले कि आइन और कानून के हवाले से हमें हमारे पास क्या मालूमात होनी चाहिए। सर, जिस तरह आपने फरमाया जम्मू कश्मीर काउंसिल के हवाले से, इसी तरह जो कंपोजिशन है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की, इफ़ वी कंपेयर दिस विद द पाकिस्तानी प्रोविंसेस, तो हमारी तो कंपोजिशन ही गलत है। हमारे तो इसके अंदर 12 नुमाइंदे होते हैं जो पाकिस्तानी शहरी हैं, और आज़ाद कश्मीर के इस अमल का वो भी ऐसा होते हैं, और मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वो उनके मनमाने लोग आ जाते हैं। तो इस आज़ाद कश्मीर के हुकूमती या जिस अदारे का नाम है कानून असेंबली रखा हुआ है, अगर इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या ये डेमोक्रेटिकली आपको अपील करता है कि ये कंपोजिशन ठीक है AJK असेंबली की एज कानून के उस्ताद होने के नाते?
हाँ, देखें 13वीं तरमीम के तहत उन्होंने जो महाजरीन की सीटें जिनको कहा जाता है उनको तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, लेकिन ये दफ़ा जो है ये भी आइन के बाकी जो ढांचा है उसके ख़िलाफ़ है। उसकी रीज़न ये है कि आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और इसके अदारों का दायरा कार आज़ाद कश्मीर की टेरिटोरियल हदूद के अंदर है। ये आइन में लिखी हुई बात के जुरिडिक्शन का लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ डिफरेंट है, लेकिन ये है कि इसका दायरा इख्तियार जो होगा आज़ाद कश्मीर की हदूद तक होगा। अब जो इलेक्शन किया जाता है रेफ्यूजी सीट्स का वो आज़ाद कश्मीर की हदूद से बाहर किया जाता है और उनका आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का उनके पे कंट्रोल नहीं होता है कि उनके खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो जैसा रिजल्ट उनको बना के भेजेंगे उन्होंने वैसा रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेना है। मैं समझता हूँ कि ये तो जिसको हम अंग्रेजी में या कानूनी ज़बान में कहते हैं इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द स्टैट्यूट, इट इज़ अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो कानून साजी है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए की जाती है और यहाँ 12 नुमाइंदों को जो आज़ाद कश्मीर के टेरिटरी के अंदर नहीं रहते हैं, उनका गूद बाश यहाँ नहीं है, उनका घर बार यहाँ नहीं है, वो टैक्स यहाँ पे नहीं करते हैं, वो कानून साजी करते हैं और हुकूमत में भी हिस्सेदार होते हैं, वजीर होते हैं और एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनके पास है। वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी इस्तेमाल करते हैं, कानून साजी करते हैं और ख़ुद उसके कानून के पाबंद नहीं होते हैं, यहाँ टैक्स पे नहीं करते हैं, वो बाहर आज़ाद कश्मीर की जुरिडिक्शन से बाहर रहते हैं। दैट वे आज़ाद कश्मीर की सॉवरेनिटी जो है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है डाइल्यूटेड है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर की प्रॉपर्ली एक्सरसाइज की जा रही है। इस हद तक मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ जो आपने आपके ज़हन के पस पर्दा में जो बात थी मैं वो बात ज़रा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जावेद राठौर साहब, आपने अकरम सोहेल साहब को सुना और उससे बढ़ के हमारी जो आईनी कानूनी हैसियत और अहमियत है, जनाब गिलानी साहब ने इसके ऊपर रोशनी डाली। इस सारे इलेक्शन के अमल को जावेद साहब आप भी वाच करते रहे और ये जो मरकज़ का मुंशी आज़म अभी लगा दिया इन्होंने, तो आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? अवाम को इस नई हुकूमत ने क्या फ़ायदा देना है? मसला कश्मीर नाम का भी एक केस चलता है हमारा और उसके ऊपर खैर किसी भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने काम नहीं किया। तो अब इमरान खान साहब का दावा है कि मैं तो सफ़ीर कश्मीर हूँ, तो उनका ही मुंशी अब वज़ीर आज़म लग गया आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो आप समझते हैं कि ये जो मुंशी साहब हैं ये कुछ तहरीक के लिए भी काम कर पाएंगे या नहीं, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुर्शीद अब्बासी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइमली ये प्रोग्राम रखा। मैंने सुना अकरम सोहेल साहब ने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात की और तफसील से बताया कि कैसे चल रहा है 47 से, ये जब से कश्मीर वजूद में आया है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत। और जस्टिस गिलानी साहब ने उसके लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से बात की। मैं एक और हवाले से बात करना चाहता हूँ। गिलानी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया। देखिए, ये हमारा जो सारा सेटअप है ना, ये कंट्रडिक्शंस की बुनियाद पर है। ये सारा सेटअप ही मुझे सही नहीं नजर आ रहा। अब जिस तरह गिलानी साहब ने फरमाया कि महाजरीन, जो एक बंदा बलूचिस्तान में रहता है या कराची में रहता है, अब वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में जाके क्या करेगा? अगर वो सिंध के लोगों को रिप्रेजेंट करता है तो उसको नुमाइंदगी अगर देनी है तो सिंध की असम्बली में दे दें, बलूचिस्तान की असम्बली में दे दें। आज़ाद कश्मीर में उसका क्या काम है? एक तो ये कंट्रडिक्शंस हैं जो आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है कि वो टेरिटरी से बाहर लोगों को ले रहे हैं, और दूसरा ये कि लोगों को भी इसका कोई फायदा नहीं। जो कश्मीरी पाकिस्तान में है उनको भी इसका कोई फायदा नहीं, उनके जो मामलात होते हैं वो पाकिस्तान से मुतल्लक होते हैं। फिर उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जी ये आज़ाद कश्मीर इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, भाई ये ना तो आज़ाद है ना ये गुलाम है। ये ऐसे ही जैसे आप समझ लें कि एक गांव के अंदर एक ताकतवर चौधरी होता है, वो जिस तरह अपने बाजारे को या गांव के लोगों को रखता है उसी तरह चलते हैं, किसी कानून की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ भी तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो कानून के मुताबिक नहीं है। और अलमिया यही है, इस वक्त जो कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के हैं या आज़ाद कश्मीर के हैं या इवन पाकिस्तान भी, तो वो इसी दो अमली की वजह से, यानी हमारे यहाँ हमारी मरकजी हुकूमतों में भी कंफ्यूजन है।
आजाद कश्मीर की लीडरशिप का तो हाल ही कोई नहीं ना, उनको तो इक़्तिदार चाहिए, जहां से मिले तो वो चले जाएंगे वहां पे, उनका हाल ही कोई नहीं। लेकिन पाकिस्तान जो कश्मीरियों का वकील है, पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या कुछ किया, यानी कितना अरसा कश्मीर के ऊपर आवाज ही नहीं उठाई। अब पिछले 2 साल से जब इंडिया ने वहां एब्रोगेट किया और स्टेटस को खत्म किया, उसके बाद भी हमने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक जो रवायती पॉलिसी है उससे उस वक्त बाहर निकलना होगा और ठोस फैसले करना होंगे, कश्मीर के हवाले से ठोस फैसले करना होंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि कश्मीर का मसला सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है, ये कश्मीरियों से ज्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी कश्मीर के बगैर हो ही नहीं सकती। लिहाजा पाकिस्तान इस सिलसिले में खुल के बात करे, डायलॉग करे और किसी नतीजे पे पहुंचे। और क्या नतीजा हो सकता है? देखिए, 2 ऑप्शन है। ये वो कहते हैं आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। या तो पाकिस्तान ऐसा फैसला करे कि भाई कश्मीर को आजाद कराने की जो जंग लड़नी है वो सिर्फ कश्मीरियों ने नहीं लड़नी, अगर कश्मीर ने आजाद होकर पाकिस्तान के साथ ही आना है तो पाकिस्तान भी ये जंग लड़े, बनाए कश्मीर को सूबा, बनाए कश्मीर को साथ लाए सबको। तो या फिर कश्मीर की हुकूमत को तस्लीम करे, दुनिया से उसको तस्लीम करवाए और फिर कश्मीरियों को कहे कि आपकी हम मॉरल सपोर्ट करते हैं, आपकी हम डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं और आप ये जंग लड़े। ये तो आप मसला कश्मीर के हवाले से बीच में लड़ते हुए कश्मीरी, बीच में लड़ते हुए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो वजीर आजम साहब आए हैं नए, इनके हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? आपको लगता है मसला कश्मीर के हवाले से मुंशी नियाजी साहब के पास होगी मालूमात या काम की हिम्मत होगी, सख्त होगी? और क्या फिर ये मुंशी साहब इतनी बड़ी टीम को लेके चल पाएंगे जिसमें बड़े बड़े मंजे हुए तजर्बाकार सियासी मदारी भी हैं? तो आप इस हुकूमत का मुंशी नियाजी साहब की क़यादत में क्या मुस्तकबिल देखते हैं? थोड़ा इसके ऊपर बात करें ना सर। जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। जहाँ तक कश्मीर के हवाले से मेरा ख्याल है कि ना तो पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना रोल प्ले किया और ना मुझे तवक्को है कि ये कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो मसला है, अगर ये एक काम कर लें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ एजुकेशन का बुरा हाल है, वहाँ हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, अगर वो काम भी ये कर लें तो बड़ी बात है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि चूंकि कश्मीर पे जो लोग भी वजीर आजम के लिए मुतमन्नी होते हैं, पहले तो लोग बरादरियों की बुनियाद पर या खानदान की बुनियाद पर आगे आते थे, फिर पैसे की बुनियाद पर लोग आना शुरू हो गए, और अब ये जो नियाजी साहब आए हैं तो नियाजी साहब ना तो इनका कोई बड़ा खानदान है ना पैसा है, और वैसे जाती तौर पे मैं मिला हूँ उनसे, शरीफ नफ्स इंसान है, और इनका आना इस बात की एक दलालत है कि यानी वजारत उज़्मा सिर्फ बड़े खानदानों या पैसे वाले लोगों के लिए नहीं है, कोई बंदा भी आ सकता है। अब इनको मौका अगर दिया है इमरान खान ने या अल्लाह ताला ने, तो ये इनके ऊपर मुनहसर है कि ये उस मौके को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और लोगों की कैसे खिदमत करते हैं और बुनियादी मसाइल कैसे हल करते हैं। जहाँ तक कश्मीर के हवाले से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है कि मुजफ्फराबाद में कश्मीर के हवाले से कोई फैसले हो सकते हैं या हमारी लीडरशिप के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर मरकज को आमांग करके आगे बढ़ सकते हैं। वेल डन। अच्छा, अकरम सोहेल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहा हूँ। अकरम सोहेल साहब, आपने जस्टिस गिलानी साहब का नुक्ता नजर भी जाना और जावेद साहब का भी पॉइंट आपके पास आ गया। अब जिस तरह इन्होंने कहा, अपना राठौर साहब ने एक नई बेस छोड़ दी, ये कहते हैं ये शरीफुल नफ्स आदमी है, और इन्होंने कहा जी कि इनकी इनसे मुलाकात भी हुई, पता चला कि वाकई इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। ये आज़ाद कश्मीर की सियासत में शरीफुल नफ्स इंसान ये 10 अजला के ऊपर हुक्मरानी, आपको पता है ना, करनी बड़ी मुश्किल होती है। और आप समझते हैं कि इन जैसे क्या सियासत के अंदर शरीफुल नफ्स इंसान हो सियासत की गेम में आ सकता है? वो लड़ पाएंगे? और इनके जो मातहत कैबिनेट आएगी वो तो सारे मंजे हुए सियासी मदारियों की है, क्या वो मदारी
न्याजी साहब को चलने देंगे आप? ब्यूरोक्रेसी का वो ऐसा रहे हैं, आपने तो बड़े करीब से अंदर की बातों को भी देखा, जाना, कई वज़ीर आज़म के साथ आपने काम भी किया, तो ये तो इनको सर दर्द नहीं हो जाएगा जिसे पॉलिटिकल पेन कहते हैं? क्या कहेंगे? अगर मुझे इजाजत दे तो थोड़ा सा मैं दोनों हजरात जस्टिस साहब भी और राठौर साहब की बात थोड़ी मैं को इन बातों पे एक एक मिनट में बात करना चाहता हूँ। अच्छा सर, इसको मुख्तसर रखना है। गिलानी साहब ने की है, जी जी, जस्टिस गिलानी साहब ने जो बात की कि पाकिस्तान से जो 12 सीटें यहाँ पर, मैं और उसमें जो ओवरसीज की सीट है मैं उसको भी शामिल करता हूँ। ये जो पॉलिटिकल साइंस की बुनियादी जो असूल है ये उनके खिलाफ है। आपका कोई ये दुनिया की किसी भी जगह पे किसी मुल्क में ये मिसाल नहीं होती कि जो इलाका जिस इलाके पर मुश्तमिल वो असेंबली है या वो मुल्क है या वो रियासत है, उसके बाहर से किसी कोई बंदा मुंतखब होकर वहां पर जो है वो आकर उसकी कानून साज असेंबली में बैठे। ये बुनियादी तौर पर है ही गलत और मैं बिल्कुल इस चीज से इत्फाक करता हूँ इन नजरात की कि ये जो पाकिस्तान की 12 सीटें ये ही देखिए 9 सीटें आप पीटीआई ने ले ली, वहां से यही फैसला करती है कि आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो आजाद कश्मीर की असेंबली में आता है बंदा वो 20,000 25-30,000 वोट लेकर आता है। वहां पर जो इस वक्त कुछ लोग 6 ऐसे आदमी इलेक्ट हुए वहां से जिनके वोटों की तादाद 1,000 से कम है, 1,000 से कम, 800 700 900 वोट लेकर वो यहाँ पर आए और यहाँ पर वो कानून साजी करेंगे और हमारे लिए वो कानून बनाएंगे, हमारे लिए वो हुकूमत बनाएंगे कि किसको बनाना है किसको उतारना है। तो बुनियादी तौर पर ओवरसीज की सीट और ये जो 12 सीटें पाकिस्तान की ये गैर आइन में तो लिखी हुई है हमारी, लेकिन जो दुनिया का पॉलिटिकल साइंस का जो एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स है ये उनके खिलाफ है, नंबर 1। नंबर 2 जो बात आपने की है कि जी कश्मीर के बारे में राठौर साहब ने बात की है कि कश्मीर के बारे में वहां पर आइन में देखें, आजाद कश्मीर के आइन में तो मसला कश्मीर हम आजाद कश्मीर हुकूमत के मुतल्लिक़ ही नहीं है। वो जो 4 पॉइंट्स हैं हुकूमत पाकिस्तान के, दफा है, उसमें जो अमूर खारजा है, उसमें करेंसी है, कम्युनिकेशन है, उसमें मसला कश्मीर भी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, उन्होंने दुनिया में जाकर वो करना है। उसमें आजाद कश्मीर हुकूमत के हमारे जो लोग जाते हैं ये वहां पर एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि वहां पर हुकूमत पाकिस्तान का डेलीगेशन होता है OIC में या कहीं, तो हमारा बंदा भी जाकर उधर बैठ के तस्वीर बना लेता है। इससे ज्यादा मसला कश्मीर आजाद कश्मीर हुकूमत के पास है ही नहीं है कि जी वो आप कहे कि आजाद कश्मीर हुकूमत जो है ना जी ये बनेगा फलां बनेगा तो जी ये मसला कश्मीर को उड़ा के ले जाएगा आसमान के ऊपर। कोई नहीं उड़ाता, ना किसी ने पहले उड़ाया, ना कोई अब उड़ाएगा, ना कोई कल उड़ाएगा। ये सारी कहने की बातें और सब वैसे ही हम अपने आप को चक्कर देते हैं कि जी फलां को बनाएंगे तो कोई दुनिया में आपका नाम जो है ना जी वो ना कि रिकॉग्नाइज है, नहीं आपको जो है ना जी वहां पर आपकी कोई दुनिया में कोई से है, ना कोई आइडेंटिटी है, ना कोई एंटिटी है। जी सर, अब आ जाए आप शरीफ उल नफ्स इंसान आजाद कश्मीर का वजीर आजम और उसके नीचे काम करने वाले पुराने सियासी मदारी और जवारी, ये क्या बनेगा? देखिए 2 बातें जी। सबसे पहले ये बात है कि अगर जो ऊपर टॉप पे बंदा बैठा हुआ है एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको वज़ीर आज़म कहते हैं, वो अगर खुद फैसला करे कि मैंने करप्शन में हिस्सेदार नहीं बनना है, अगर ये फैसला वो करके वहां पर कुर्सी पर बैठे तो बहुत सी तब्दीली आ सकती है, उसका सारा माइंड सेट ही जो है वो नीचे तक जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जो है ना किसी तरीके से जो है ना जी वो पहुंचना शुरू हो जाए तो फिर जो है ना जी फिर नीचे अगर ऊपर वाला 10 रुपए खाएगा नीचे वाले 90 रुपए खाएंगे। उस लिहाज से जो इनका चूंकि ये फूड डिपार्टमेंट में भी रहे, वजीर भी रहे, तो यानी कि उस जमाने में तकरीबन हर एक बंदे पे कोई ना कोई जो है ना जी वो हो जाता था। इन पे कोई इल्जाम इस तरह का उस जमाने में नहीं लगा है। यानी शरीफ नफ्स का मतलब ये नहीं होता कि बंदा जो है ना जी कानून ज़ाब्ता नहीं जानता, बिल्कुल वो जो है ना जी जो को ले आए उसके ऊपर साइन कर दिए। और वो शरीफ नफ्स का मतलब ये है कि वो बंदा अपनी पसंद नापसंद नहीं करेगा, वो कानून ज़ाब्ते की पाबंदी करेगा, वो मेरिट की पाबंदी करेगा और किसी भी प्रेशर के नीचे जो है वो नहीं आएगा। अपनी आजादाना गैर जानबदाराना अपना माइंडसेट अप्लाई करके वो हुकूमत के मामलात को वो देखेगा। अच्छा सर, एक और बात अकरम सोहेल साहब,
आज़ाद जी, जी। कश्मीर के जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत तो अमली तौर पे जी। वही चलाते हैं ना। और जी, जी, जी। आपने देखा होगा कि कई हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, ब्यूरोक्रेट तो वहीं बैठा जी। होता है और हंसता रहता है जी, जी, ओ जी हमने जी। तो उसको उसके साथ काम किया, ये क्या है इसके साथ भी कर लेंगे। तो जी, जी। इस तरह के सेटअप को ऊपर बैठा हुआ बंदा एक बहुत बड़ा वास्ट विजन चाहिए होता है। आपके अज़ाशमी जी। में मेरे ख्याल है 32-33 अदारे बन चुके हैं इस वक़्त तक, जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 32-33 से मुराद जी, ये जी, है जी। कि 32-33 तो सेक्रेटरी हैं हमारे, डायरेक्टर्स हैं। जी। और जी। काम खराब भी वही करते हैं और अगर किसी का साथ दें तो काम ठीक भी वही कर लेते हैं। तो जी। ये ऊपर वाला ये आप भी देखिए ओएसटी, टू साइड। जी आप कई बार ओएसटी रहे। जी। जब आपने कहा कि जी मैं गलत को गलत कहूंगा, तो जी। वो जमाना था, आपने ओएसटी कबूल कर लिया। आप तो हमारे सेक्रेटरियों के खर्च खर्चात इतने हैं कि वो तो अच्छी पोस्ट पे रहना चाहते हैं, ओएसडी नहीं लगेंगे वो अकरम सोहेल साहब की तरह। जी, तो जी। ऐसी टीम के साथ चलना, आगे बढ़ना, हमने कैबिनेट को नहीं देखना सिर्फ, हमने जी। हमने वो देखना है कि जो ग्राउंड के ऊपर जिनका असर है, जो पब्लिक जी। का, तो क्या न्याजी साहब की शराफत का कोई दम, कोई जादू, कोई गुट्टी इनको पला सकते हैं वो? देखिए बात बुनियादी ये है कि वो कहते हैं ना कि अकबर आजम जो मिसाल बनी हुई है बरसगीर में, जिसकी जो है ना जी हिंदुस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, वो कहते हैं अनपढ़ था, अंगूठा लगाता था, साइन भी नहीं कर सकता था। उसने सबसे जो एक ही काम किया जिसने उसको अकबर से अकबर आजम बना दिया, कि उसने 9 बंदों की एक टीम सेलेक्ट की जो हर आदमी अपने काम में माहिर था। और मैं थोड़ी सी मुझे इजाजत है तो मैं ये भी कहूंगा कि मसलन जो फारूक हैदर साहब की थोड़ी सी जो नाकामियों में एक ये भी चीज थी कि इनको पब्लिक से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। यानी पब्लिक के साथ इनका मिलना मिलाना ये समझ लें कि जो है ना वो इतना मुश्किल बना दिया गया था कि जो इनकी जो आज जो ये जो अभी जो इनको नाकामी हुई है नून लीग की, उसमें बुनियादी तौर पर जो है वो पब्लिक से इनको अलग थलग करने की पॉलिसी ने इनको इनके जोड़ों में वो बैठी है। अब देखना है जो इनका सरदार अब्दुल कयूम साहब, न्याजी साहब का, कि ये टीम कौन सी सिलेक्ट करते हैं। अगर ये टीम ठीक सिलेक्ट करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे। अगर ये टीम सिलेक्ट करने में जो है ना जी वो अपना एफिशिएंसी ना दिखा सके तो कोई मैं नहीं कह सकता कि ये 5 साल के बाद जब ये आएंगे तो इनका असर क्या होगा। वो मैं एक थोड़ी सी बात मुझे ज़हन में फिर भूल जाएगी, मैं आपको बता दूं कि जो इनके नाम के साथ न्याजी लगता है, ये आपके जो है ना जी नाजरीन के लिए भी और सारे हजरात के लिए तखल्लुस है उनका। सरदार मोहम्मद सरदार अब्दुल क्यूम साहब ने ये उनको कहा था कि तुम्हारा नाम भी सरदार अब्दुल क्यूम है, मेरा नाम भी सरदार अब्दुल क्यूम है, तो इस तरह तुम ये करो कि तुम अपने नाम के साथ न्याजी लगा दो। तो ये जो न्याजी इन्होंने लगाया है, ये सरदार क्यूम साहब ने इनको जो है ना जी साथ ये उनका लगाया हुआ है, तो जिसको ये न्याजी लिखते हैं, ये जो है ना ये अपनी तरफ से नहीं, सरदार क्यूम साहब ने कहा था कि ताकि तेरे और मेरे नाम में थोड़ा सा जो है वो डिस्टिंक्शन आ जाए, तो ये उन्होंने इनको ये नाम दिया था। तो जो दूसरी बात मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ कि अगर इन्होंने अपनी टीम ब्यूरोक्रेसी की सही सिलेक्ट कर ली और उनको जो है ना जी जो इनके इर्द गिर्द हूँ वो लोग ठीक हूँ, तो मेरा ये कामयाबी जो है ना जी इनकी वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी को भी ठीक रखेंगे, मेरिट पर काम करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने अपने साथ वो लगा लिए ऐसे बंदे जो कि इनको फिर वही पॉलिसी जो उन्होंने फारूक हैदर के साथ की थी कि फारूक हैदर को किसी बंदे से नहीं मिलने देना, तो मैं नहीं समझता कि फिर इनका वो क्या होगा। अब ये सबसे जो पहला काम है जो इनकी एफिशिएंसी जहां से नजर आएगी, ये अपने साथ कौन सी टीम जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर लोग सिलेक्ट कर लिए तो ये कामयाब होंगे। अगर इन्होंने ऐसे लोग सिलेक्ट कर लिए जिन्होंने इनको इर्द गिर्द घेरा डाल के इनका टेलीफोन भी किसी को नहीं सुनने देना है, ये वो फैसला किया करेंगे कि जी इनके दफ्तर वाले कि जी वजीर आजम ने किससे बात करनी है और किससे बात नहीं करनी, तो फिर मैं जो है ना जी यही कह सकता हूँ कि अल्लाह इनका हामी और नाफसर हो, दुआ ही कर सकता हूँ। चलो जी, दुआएं तो हमारी उनके साथ हैं, मगर उनके ऊपर मरकज का भी दबाव होगा, आज़ाशमी कैबिनेट का भी, और
سب سے بڑی چیز آزادشم کی بیرو. لیکن میں آپ کو بتاؤں بھائی صاحب، میں 5 سال سکندر یاد صاحب کے پاس رہا، اور جو ان کے احکامات تھے ان سب کی میں فوٹو کاپی رکھا کرتا تھا، اور ان کی میں نے پبلش کتاب کی صورت میں وہ پبلش کیے. ٹھیک ہے جی. اور اس زمانے میں جب ہم نے فیصلہ کر لیا تھا سکندر صاحب، اور میں نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے لوگوں کو جو ہے نا جی ان کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، قانون ضابطے کو دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے، آپ کی کیا پالیسی ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے رول آف لا اور قانون کے مطابق ہی کرنا ہے، تو پھر آپ بہت آسانی کے ساتھ چلیں گے. آپ کو مشکلات آئیں گی لیکن آپ مشکلات پہ قابو پا لیں گے اور آخر آپ فتح یاب ہوں گے. اور یہ بالکل ایسے ہوا ہے کہ 2-3 ایسے واقعات ہوئے جس میں سکندر صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تک آیا، لیکن کوئی آدمی ان 5 سالوں میں ایک ایسا آرڈر سکندر صاحب کا نہیں بتا سکا، کوئی ایک ایسا آرڈر جس پہ ان کے سائن ہوں جو میرٹ سے ہٹ کر ہو، یا جس میں آپ کہیں گے کہ اس آرڈر میں جو ہے جناب یہ کرپشن کی گئی ہے. ایک ناٹ اے سنگل. وہ ہم نے چوکیداری کی اس وقت، اور ہم نے وہ نہیں ہونے دیے. وزیر آتے تھے ناراض بھی ہو کے جاتے تھے کہ ہمارا کام نہیں ہوا، لیکن ہم کہتے تھے کہ آپ کا یہ کام اس قانون کے مطابق مغائر ہے، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، تو ہم جناب آپ کا یہ کام ہونے میں سپورٹ نہیں کر سکتے. اکرم سہیل صاحب میرے بھی کولیگ رہے جب یہ تھی وہ سپرمیسی آف لا اور جو تھی اس پہ. اور ان 5 سالوں پہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ بہت ہی ان پہ کافی جو ہے جی پریشرائز ان کو کیا جانے لگا. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو یہ چیلنج کریں کہ میرے اس وقت کوئی 3.5 سال ان کو اقتدار میں ہو چکے تھے، ان 3.5 سال میں ایک آرڈر بتا دیں انلیگل میرٹ سے ہٹ کر، ایک آرڈر. تو میں نے کہا سر آپ جو بھی فیصلہ اپنے بارے کریں، میں اس دن جو ہے نا یہ سروس چھوڑ دوں گا، وہ میں ذمہ داری لوں گا جی کہ میرے ذمہ ہے یہ غلط آرڈر جو انہوں نے کیے یہ میں نے کروایا. تو کوئی آدمی جو ان کے خلاف وزراء کا ایک پورا گروپ تھا، ایک سنگل آرڈر جو ہے نا وہاں پر نہیں، جہاں پر ہماری وہ ہو رہی تھی سماعت، وہاں پر ایک سنگل آدمی کوئی آرڈر لے کر نہیں جا سکا. تو سب سے بڑی ان کی اسٹرینتھ جو ہے جی یہی ہوگی کہ بلیک میلنگ کے آگے نہ آئے کسی کا، اور جو ہے نا اپنی ٹیم ٹھیک سلیکٹ کرے. ٹھیک ہے جی، آ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو. اچھا جاوید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، اس کو ہولڈ رکھیں، جب آپ کی ٹرن آتی ہے تو آپ ایڈ کرنا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سہیل اکرم صاحب جو ہے میرے بھی کولیگ رہے جب یہ ڈپٹی سیکرٹری عمل درآمد تھے راٹھور صاحب کے ساتھ، اور میں پریس سیکرٹری تھا. ہاں اچھا ہاں جی. ان کا تو دیکھیں جی یہ او ایس ٹی رہتے رہے ہیں زیادہ، بس مانتے نہیں تھے نا. مگر آج کل آزاد کشمیر کے جو سیکٹری ہیں وہ بیریا ٹاؤن میں ان کے گھر ہیں جاوید صاحب، وہ او ایس ٹی نہیں لگیں گے. ہاں وہ والے نہیں، وہ خرچے زیادہ ہیں. اچھا جیسے گیلانی صاحب آپ سے چونکہ میں سیاسی سوال میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ایک تو اس چیز میں ہمارے 2 دوست ہیں جو تفصیل سے بات کر رہے ہیں. یہ جو جانے والی حکومت نے 13ویں ترمیم کے چرچے کیے اور الیکشن کیمپین میں 2 باتیں کی راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے کہ میں نے مرکز سے پیسے لیے واپس آزاد کشمیر کے لیے کونسل کے جو فنڈ تھے، اور ایک کونسل کے فنڈ کے لیے آئینی ترمیم کی تعریف، اور اس کے بعد 30 یا 31 اختیارات دوبارہ مرکز کے پاس چلے گئے. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ اب آزاد کشمیر کی کابینہ کا جو سائز ہے وہ اسی جو ڈائریکٹو 74 ہے جس کو عبوری ایکٹ کہتے ہیں آزاد کشمیر کا، اس میں 13 امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی 12 وزیر ہوں گے اور 3 مشیر ہوں گے. تو یہ تو قانون کے اندر کی باتیں ہیں. اور اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو میرے اکرم سہیل بھائی نے کہا اور جاوید صاحب نے کہا جی کہ نیازی صاحب شریف النفس ہیں، اور بڑے مطلب ان کی شرافت کیا اس قانون پہ عمل درآمد کر پائے گی. اور خود ان کے جو استاد ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور خزانوں سے بوجھ کم کیا جائے. تو یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا تو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اگر اب اسمبلی کی اگر کیبنٹ کا حجم بڑھانا ہے تو ایک اور چیلنج ہوگا نیازی صاحب کے لیے کہ میرا خیال ہے 15ویں ترمیم لانی پڑے گی ڈائریکٹو 74 میں. تو اس کو آپ قانون کی
निगाह से कैसे देख रहे हैं कि क्या इसका आउटकम होगा? देखिए वासी साहब, ये तो आइन का हिस्सा है। जब तक ये तरमीम नहीं होता है तो इसके अलावा और नियाज़ी साहब या इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर, दोनों नियाज़ी साहिबान मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते जब तक आइन में तरमीम ना हो। ये तो दे हैव टू गो बाय दैट, इसकी कोई दूसरी बात ही नहीं हो सकती है। हाँ, अब इस तरमीम के बाद जो 13वीं तरमीम हुई, आइन में तरमीम भी आसान बना दी गई है। पहले तो एजे के कौंसिल हुआ करती थी, उनके वो लोग भी साथ बैठते थे, फिर आइन में तरमीम होती थी। अब वो तो एक्सक्लूड हो गए हैं। अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली ही तरमीम कर सकती है, तो उनके लिए मुश्किल तो नहीं है तरमीम करना, कोई ऐसा बड़ा मसला है नहीं है, तरमीम करवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जोग्राफी हुजूम के हवाले से अगर देखा जाए तो इसके लिए 4 वजीर भी काफ़ी हैं। क्या करना है इतने वजीरों को? आज़ाद कश्मीर ने कौन सी पॉलिसी बनाती है सिवाय डेवलपमेंट पॉलिसी के? इनकी कौन सी फॉरेन पॉलिसी इनकी है, कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनकी है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की पॉलिसी इनकी कौन सी है, इरिगेशन की पॉलिसी इनके पास कौन सी है? हालांकि इनके पास दरिया मौजूद है, लेकिन इरिगेशन जो किसी जमाने में डोगरे ने बनाई थी उसी पे चल रहे हैं। तो इसलिए मेरी समझता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी कैबिनेट की जरूरत है। अगर ये असर्ट करें, और मुझे नहीं लगता कि खुद असर्ट कर सकेंगे, क्योंकि ये भी किसी ने नॉमिनेट करके यहाँ वजीर आज़म बनाए हैं, वहां से यकीनन मुझे यकीन है कि लिस्ट भी वहीं से आएगी। आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, अगर इनको एतमाद में ले लेंगे, कोई शक की बात नहीं है। तो इतनी बड़ी हुजूम की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब 12 वजीर की मामूली बात होती है जी, बहुत बड़ी बात है। एक वजीर के पास जनाब अली कितना काम होता है आज़ाद कश्मीर में। पिछले जनाब अली 4-5 महीने तो लॉकडाउन की वजह से आज़ाद कश्मीर के सिस्टम बंद रहा, तो आज़ाद कश्मीर का कोई काम नहीं रुका। ये मातहत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग काम करते हैं, तहसील लेवल पे लोग काम करते हैं। उसमें भले इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, पुलिस हो, काम तो उन लोगों ने करना होता है। इनको कोई पॉलिसी मेकिंग तो उसकी है नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि इनको मजीद इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बनाने की जरूरत हो। फारूक हैदर ने इसलिए बनाई थी कि लोग इससे खिसक रहे थे, और उसमें भी उन्होंने एक अलायंस बनाई हुई थी, चंद कबीलों के लोगों को मुश्तमिल एक अलायंस थी जिनको मिलकर चलाते थे। और उनके नियाज़ी साहब की कामयाबी का राज इसमें है, जो फारूक हैदर की नाकामियां थी वो इख्तियार न करें, उनसे दूर रहे, उनसे बचें, उनकी नाकामियों को देख के अपनी कामयाबी का उस पर राज तलाश करें। ये वाहिद आदमी है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक ख़ानदानी हुक्मरानी की रवायत को टूटी है इनके वक़्त में, वरना वहाँ या सुदन थे या राजे थे या अब्बासी थे या इसी तरह के कबीलों की हुकूमत हुआ करती थी, इसी नाम से जाने पहचाने जाते थे। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब ने इनको किस कोई जाती कोई मेरिट था, कोई ACR इनके थे, ये क्या था, कोई रिपोर्ट्स थी उस पर बना। लेकिन एक मैंने उनकी तकरीर सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये न्याजी आज़ाद कश्मीर में कहाँ से आ गए, वैसे न्याजी हर जगह छा गए, तो ये नाम इनके काम ही आ गया। सरदार कयूम साहब ने जाते जाते भी इनको एक तोहफा दे दिया कि न्याजी बना के, तो उनको हाईलाइट कर दिया। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इनका मैं 85-86 में मैं अपना एडवोकेट जनरल हुआ करता था। इनके बड़े भाई थे गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो भी बड़े शरीफ, मैं इनको ज़रा बेहतर नहीं जानता हूँ, दुआ सलाम ज़रूर है, लेकिन वो बड़े मतलब शरीफ आदमी थे, बड़े भलेमानस आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, और वो वजीर भी रहे। उनके खिलाफ कोई स्टिग्मा नहीं हुआ वजारत के दौरान, कभी किसी को इल्ज़ाम नहीं हुआ। इनके एक दूसरे भाई हैं, गालबन से छोटे होंगे, हबीब, वो एडवोकेट हैं और हमारे साथ मिलकर काम करते रहे। अच्छे आदमी हैं, बड़े प्रेजेंटेबल आदमी हर लिहाज से। अभी सुबह मैंने एक इरशाद मलिक के हमारे दोस्त लंदन में होते हैं, उन्होंने इसके बारे में बड़ा कुछ लिखा है कि भाई मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, तरावी पढ़ते थे, और इनकी खूबियों का जिक्र किया। अल्लाह करे वैसी खूबियाँ इनमें हों, लेकिन वो खूबियाँ तब उजागर हो सकती हैं कि जब इनके पास कोई अथॉरिटी होगी। ये एक तो अगर आपके पास टाइम हो तो 1-2 बातें मैं आपको करूं। जी। आज़ाद कश्मीर के पास सिवाय डेवलपमेंट के और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के और कोई इख्तियार भी नहीं है। कश्मीर इशू के हवाले से काफ़ी सारी चेमेगोइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। उसमें इनकी जिम्मेदारी बनती है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के नब्ज़ पे हाथ रखें। ये जो पुराना फरसूदा निज़ाम था, ये बेस कैंप है, बेस कैंप नाम की आइन में कोई चीज़ भी नहीं है। बेस कैंप होता है, बेस कैंप जो था वो 24 अक्टूबर की हुकूमत में जरूर था,
لیکن جب آزاد کشمیر کا آئین بن گیا کراچی معاہدے کے بعد باقی آئینی ڈاکومنٹ آ گئے، بیسمنٹ کام کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اب یہ کارتوس چل چکے ہیں سارے. اب اس کے علاوہ یہ کارتوس وزیر نہیں چلیں گے. ان کو آزاد کشمیر کے کوئی ایک اوپننگ دینی چاہیے. اگر یہ آزاد کشمیر کو اوپننگ دینے کے لیے عمران خان کے ساتھ مل کے کام نہ کر سکے تو ان کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا جیسا اس سے پہلے والوں کو ٹھگی گزاری تھی تو چلتا رہا معاملہ. تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. جو ان کی ایک ایکویشن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان کے ساتھ اتنے اوپن ہو سکیں گے، آرگومنٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنا رول ادا کریں. ابھی گلگت بلتستان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس کو صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے. وہ میں جو اس میں اس کے بعد ابھی اپنا جو ہے نا اپنا سوشل میڈیا پہ اس میں ایک ڈرافٹ چل رہا ہے کہ اس ڈرافٹ کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے آئین میں، دونوں آزاد کشمیر کے لیے بھی گلگت بلتستان کے لیے. اگر یہ بات درست ہے تو یہ وہی ڈرافٹ ہے کہ جو ہمارے تھنک ٹینک نے 2014 میں ڈرافٹ کیا تھا، اور یہ اسی کی ٹچ پیسٹ کی کاپی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی کے بیسس پہ سرتاج عزیز کمیٹی نے ایک رپورٹ بنائی تھی. تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ ان کو روایت سے ہٹ کے آزاد کشمیر کی اوپننگ کے لیے سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ کے بیسس پہ آزاد کشمیر کو بھی وہی درجہ دلانے کی کوشش کرنی چاہیے جو گلگت بلتستان کو دیا گیا ہے. اس میں اس کو صوبہ نہیں بنایا گیا. لوگوں کا غلط تاثر ہے، یہ غلط امپریشن لوگوں کو دے رہے ہیں. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو صوبائی اختیارات دیے جائیں گے، جو صوبے کے لوگوں کو سہولیات حاصل ہیں، ان کو جو اختیارات حاصل ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے مرکز میں، ان کو وہ مرتبہ دیا جائے گا. لیکن یہ ڈسپیوٹڈ اپنی جگہ رہے گا. اس سرتاج عزیز کمیٹی بھی رپورٹ اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اس میں انہوں نے آزاد کشمیر کو بھی شامل کیا ہے. اس حد تک انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا درجہ ایک جیسا ہی ہے، اس لیے جب گلگت بلتستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے تو آزاد کشمیر کو بھی سامنے رکھا جائے. تو یہ بڑی اچھی ریکمنڈیشن ان کی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ اگر اس رپورٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو جے کے نے ہمارے تھنک ٹینک نے رپورٹ کی ہوئی ہے، اگر اس کی بیسس پہ ترمیم کی جائے پاکستان کے آئین میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا موجودہ جو اٹانومس درجہ ہے یا نہیں ہے، میری کہتا ہوں اس کے بارے میں میرے ریزرویشنز ہیں، لیکن اس کا اپنی جگہ نام بھی موجود رہے گا، اس کے ادارے بھی سارے موجود رہیں گے، اس کا مرکز میں مقام بھی بن جائے گا. اور آزاد کشمیر کے جو باقی ادارے ہیں، سپریم کورٹ جو زیادہ لوگ ٹچی ہوتی ہے اس کے بارے میں، صدر ہے اس کے بارے میں ٹچی ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں ٹچی ہوتے ہیں. ہم نے ان سب کو ٹیکل کیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں پریزیڈنٹ کا لفظ، گورنر کا لفظ آئے گا وہاں آزاد کشمیر کے حد تک پریزیڈنٹ پڑھا جائے گا. جہاں پرائم منسٹر کا چیف منسٹر کا نام آئے گا وہاں آزاد کشمیر کے حد تک وزیر اعظم پڑھا جائے گا. جہاں صوبوں کے نام آئے گا وہاں آزاد کشمیر کے حد تک آزاد پیشی بھی پڑھا جائے گا. تو ہم نے بڑے کمپریہنسو قسم کی ایک ترمیم کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ اس پہ چل رہی ہے. میں آپ کو بھی اس کی کاپی بھیج دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں. تو نیازی صاحب کو اپنے مسلز کو ذرا پش کرنا چاہیے، یہ ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی اب اس کی اوپننگ کریں، کافی ہو گیا. آزاد کشمیر کو جس طرح اکرم سہیل صاحب نے کہا، آزاد کشمیر یا راٹھور صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر کے آئین میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یا یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے حوالے سے آزاد کشمیر کا بالکل کوئی رول نہیں ہے. یہ سارا رول گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے. اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے آپ کہ بھئی ان کی اوپننگ ہو. اگر وہ خود آزاد کشمیر اگر خود کچھ کام نہیں کر سکتے تو پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیر کو آزاد کروا کے اس وہاں استصواب روائے. اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے آزادی حاصل کی اور آزادی کے بعد پاکستان کو آپٹ کیا. اس وقت آزاد کشمیر از اے واحد ٹیریٹری ان دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جہاں ہندوستان کے حق میں ایک رتی بھر بھی آواز نہیں ہے. خود گفتار کشمیر کے حق میں آوازیں ضرور ہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ لبریشن لیگ جو تمام خود مختار جماعتوں کی طرف سے الیکشن لڑ رہی تھی ان کے کتنے ووٹ آئے. اسی پیمانے پہ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر پہ پاکستان کے حق پہ کتنی آوازیں جا رہی ہے. تو اس لیے نیازی صاحب کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ٹرو پکچر ان کو بتائیں اور آزاد کشمیر کے اپ لفٹ ہونے کے لیے اس کی اوپننگ کرائیں مرکز میں. اس کا تشخص بھی باہر رہے گا، کشمیر ڈسپیوٹ بھی متاثر نہیں ہوگا، لیکن لوگ بھی آگے بڑھیں گے. اچھا جاوید صاحب، جسٹس صاحب کی بات کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس طرح کا سٹیٹس واقعی وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں نے تو پچھلے 5-7 سال سے کافی جگہ پہ یہ بات کی ہے کہ ہمیں کوئی فیصلہ آؤٹ آف باکس کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مرکز میں نمائندگی ملے، پاکستان کی سینٹ میں اور اسمبلی میں نمائندگی ملے. کیونکہ آپ کی جہاں فیصلے ہوتے ہیں، ڈیسیژن ہوتے ہیں،
وہاں پہ آپ کی نمائندگی نہیں ہے. وہاں پہ کشمیر کمیٹی ہے, وہاں پہ پارلیمنٹ ہے, وہاں پہ وزارت خارجہ ہے, جہاں پہ کے لیے کچھ کام ہونا ہے تو وہاں کشمیریوں کی نمائندگی نہیں, تو آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اور دوسری طرف ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈرز جن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو روزگار فراہم کریں, وہاں اکانومی کو بہتر بنائیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کریں, ہیلتھ کا سسٹم دیں, ایجوکیشن کو کریں, ریفارم کریں, وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب یہ آزاد کشمیر کے پالیٹیشینز کی, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, یہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اب جو نیازی صاحب آئے ہیں ان کو توجہ دینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل کو حل کریں. آپ نے کشمیر لوگوں کو لگا رکھا ہے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے کی آزادی ہے کشمیر, آزادی ہے کشمیر میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسلام آباد میں جا کر بات نہیں کر سکتے تو آپ واشنگٹن میں کیا کریں گے بات؟ تو ان کو جاوید صاحب ایک مہم آپ نے شروع کی تھی, بڑا عرصہ آپ نے اس کے اوپر کام بھی کیا, شعور کی بیداری کی ایک کیمپین تھی آپ کی. اس کام کا کوئی آؤٹ کم ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیا آزاد کشمیر کے لوگ انٹیک کر رہے ہیں اس طرح کی ایک کامن ووٹر جو اسٹیٹ کا ہے, کیا وہ اس کو انٹیک کر رہا ہے کہ واقعی اس طرح کی کچھ چیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ کو پتہ نا تبدیلی تو گراؤنڈ سے لائی جاتی ہے, ووٹر میک دا چینج. تو آپ کا وہ تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیں لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا, اور سارے لوگ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی اپنی کوئی آئیڈینٹی ہو, وہاں لوکل پارٹیز ہوں, ان کی کوئی رسپیکٹ ہو. لیکن جب آتی ہے مفادات کی, جب بات آتی ہے برادریوں کی یا نا کی, تو لوگ بھول جاتے ہیں. مطلب ہے ہم لوگوں کے اندر بیسک کنٹرڈکشنز ہیں, ایک قسم کی ہپوکریسی ہے, منافقت ہے, وہ ہماری ساری سوسائٹی میں ہے. یعنی ہم لوگ کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. یہ ہمارے کریکٹر کا مسئلہ ہے. ہم ایز اے قوم, ہمارا کردار جو ہے وہ گناؤنا ہے, وہ اچھا نہیں ہے, وہ قابل فخر نہیں ہے, اور میرا خیال ہے اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے. تو یہ ایک اچھا جاوید صاحب, ابھی آخری میسج, مشورہ آپ کی طرف سے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو کیا مشورہ دیں گے آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, کشمیر کو نکال کے؟ کشمیر ان کے بس کی بات نہیں ہے. میں نیازی صاحب سے یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے وہ ایک ٹیم اچھی سیٹ کریں, پھر اس کے بعد کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ کا ایک پلان بنائے کہ یہ 5 سال میں, 10 سال میں, 20 سال میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہمارے کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو انڈسٹری کے لیے ہیں یا ٹورزم کے لیے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے ہیں. اور اس کے لیے جو بھی پلان بنے, اس کے لیے میرا خیال ہے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن بنے کہ حکومت ختم بھی ہو جائے, ان پروجیکٹ کو کوئی چھیڑ نہ سکے, وہ پالیٹکس سے وہ پروجیکٹ باہر ہوں, ان کے اوپر نیشنل کنسنسس ہو تاکہ ہم کسی طرف جا سکیں. یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک حکومت ایک کام شروع کرتی ہے, ایک پل بنتا ہے, اس کے 2 پلر بنتے ہیں اور تیسرا بننے والا ہوتا ہے, حکومت بدل گئی تو وہ بھی گیا. تو یہ ایک غلط کام ہے اور اممیچورٹی ہے ہمارے پالیٹیشینز کی. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ مفادات کے تحت فیصلے ہوتے ہیں, فیصلے مستقبل کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے ہونے چاہیے. یا ایک اور بات کی گیلانی صاحب نے, وزارتوں کی. اب دیکھیں امریکہ کی ایک ایک سٹیٹ پاکستان سے بڑی سٹیٹ ہے, اور یہاں صرف 3 لوگ ہوتے ہیں, ایک گورنر, ایک سیکرٹری آف سٹیٹ اور ایک اٹارنی جنرل, وزیر انصاف. کوئی چوتھا بندہ نہیں ہوتا اور کام اتنا سموتھلی ہوتا ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں 20 یا 25 وزیروں کی کیا ضرورت؟ وہاں ایک اگر وزیر اعظم ہے, 7-4 وزیر ہیں اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں, تو بہترین طریقے سے وہ رزلٹ دے سکتے ہیں. جتنا زیادہ لوگ اکٹھے کریں گے وہ ایک بے روزگار کیمپ بنانے والی بات ہے. تو یہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں, بیس کیمپ تو بنے گا, بے روزگار کیمپ بن گیا. بہت اچھا, بہت ویری گڈ. اچھا جاوید صاحب, میں اکرم سہیل صاحب نے کچھ تھوڑی تجویز تو دی پہلے نیازی صاحب کو, جب میں نے سوال بیوروکریسی کے حوالے سے کیا, تو اب اکرم سہیل صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں, سن رہا ہوں. آواز میری آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. تو آپ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی, ہمیں ایئرپورٹ بھی چاہیے, یونیورسٹیاں بھی چاہیے, اچھے سکولز بھی چاہیے, اسپتال بھی چاہیے. ان پہاڑوں پہ وہ کیا انقلابی سوچ لے کے آئیں, اور پھر خان صاحب کا بھی ویژن ہے کہ ہم ٹورزم کو کھولیں گے. تو ٹورزم ایسے تو نہیں کھلتا اکرم صاحب, اس کے لیے تو روڈیں چاہیے, ایئرپورٹ چاہیے,
वहाँ होटलिंग चाहिए, वो भी एक इंडस्ट्री होती है। तो माजी के लोगों ने तो कहा था कि हमने ये कर दिया तो वो कर दिया। तो न्याजी साहब के लिए आपका क्या मशवरा है? हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में हैं, आप उन्हें क्या तजवीज़ करेंगे इस हवाले से? ये सबसे बुनियादी चीज ये है जी कि जो आजाद कश्मीर का तरक्याती बजट है उसकी वो मंथली मीटिंग करें और तमाम सेक्रेटरीज को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ उनको बताएं जी कि आपको इतने किलोमीटर सड़क दी गई थी बनाने के लिए, आप बताएं कि वो सड़क बनी है या नहीं बनी है, आपको इतना पैसा उस पर खर्च करने के लिए दिया गया था, वो हुआ या नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि उसको मॉनिटर किया जाए कि क्या पैसा उस सड़क पे, उस प्रोजेक्ट पे लगा है या नहीं लगा, क्या वो सिर्फ कागजों में तो नहीं लगा। इसके लिए इनको एक निहायत एफिशिएंट सिस्टम जो है वो मॉनिटरिंग का कायम करना पड़ेगा, जो मौके पे जाएं और चेक करें कि जो पैसा महकमों ने निकलवाया है उन प्रोजेक्ट्स के लिए क्या वो क्वालिटी वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। यानी ये एक ऐसी बुनियादी चीज है कि इस वक्त मेरे हिसाब में जो पैसा निकलता है वो बहुत कम लगता है, बाकी सारा जो है वो तकसीम हो जाता है। तो अगर ये चाहते हैं कि आजाद कश्मीर में अपना एक इम्पैक्ट छोड़ें और अपना एक करप्शन फ्री जो है वो हुकूमत और सोसाइटी बनाए, तो इसकी सबसे पहले एक सख्त किस्म की मॉनिटरिंग टीम जो है वो सिलेक्ट करें और उनका जो है ना जी जाकर इनको और खुद हर महीने या दूसरे महीने जो है ये रिव्यू मीटिंग करें प्रोजेक्ट्स की, यानी प्रोजेक्ट्स की हर महकमा जो है बताए जी कि क्या हमने किया क्या नहीं किया, कारगुजारी इनकी जो है वो चेक हो। तीसरी बात जो है वो ये है कि जो आजाद कश्मीर में जो बड़े मसाइल हैं दो तीन, वो एक तो ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा हेल्थ है, तीसरा एजुकेशन है। ये तीन बड़े मसाइल हैं। बस टूरिज्म तो ठीक है जी, उसको डेवलप करें तो वो सड़क ठीक बनेगी तो टूरिज्म डेवलप होगा। सड़क हर रोज टूट जाए, जरा बारिश हो और सड़क पहले वहां से गिरना शुरू हो जाए तो जनाब टूरिज्म नहीं होगा। लेकिन जो हेल्थ, एजुकेशन ये बुनियादी हुकूमत के फराइज में शामिल है कि हेल्थ जो ये दो चीजें हैं ये हुकूमत लोगों को मुहैया करे, और इसके लिए इनको एक बड़ा इनकलाबी जो है वो बनाना पड़ेगा प्रोग्राम। और लोगों के जो है ये बेसिक मसाइल, इस वक्त भी कोई बीमार होता है तो वो जाकर पिंडी अस्पताल में उसको रेफर कर दिया जाता है। सरकारी स्कूल या सरकारी अदारे उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना होने के बराबर है। तो ये दो चीजें जो है ये किसी कौम की तरक्की के लिए जो है वो बहुत जरूरी होती हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ पे इनको खास तौर पर जो है वो तो जो है वो देनी चाहिए। तो ये मेरी चीजें इस पर जो बहुत शुक्रिया। जस्टिस गिलानी साहब, आप अपना कैमरा ऑन करें सर। और अब जी अच्छा गिलानी साहब, मैंने पूछा अपने पैनलिस्ट से कि आज़ाद कश्मीर के जो नए वज़ीर आज़म हैं न्याजी साहब को इन्होंने मशवरा दिया कि जी आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए वो किस तरह कदम आगे बढ़ाएं। आप उनको क्या मशवरा देंगे एज ए कानूनदान कि वो कानूनी नुक्ता नज़र से क्या करें, किन चीज़ों को ठीक करें? जैसा सूबे की बात हो, जो अबूर सूबे की, वो तो आपने उन्हें कहा कि ओपनिंग करनी चाहिए आज़ाद कश्मीर की ताकि मरकज़ में इनकी नुमाइंदगी हो। और ख़ुद PTI के मंशूर का ये हिस्सा है, मैं अपने प्रोग्राम्स में दिखा चुका हूँ लोगों को, वहाँ लिखा हुआ है कि मरकज़ के पॉलिसी साज इदारों में आज़ाद कश्मीर को नुमाइंदगी देने के लिए हम कोई कोशिश करेंगे। मगर वो नुमाइंदगी गिलानी साहब ऐसे तो नहीं मिल जाती, कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है प्रोजेक्ट को। हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर गिलानी साहब एयरपोर्ट भी चाहिए, हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर अच्छी रोड्स भी चाहिए, और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हमें रोड्स और होटलिंग का बड़ा अच्छा निज़ाम चाहिए। तो मसला कश्मीर तो मेरे सारे पैनलिस्ट ने बता दिया कि वो तो आज़ाद कश्मीर की दस्तरस से बाहर है इन सियासी लोगों के या हुकूमत की। तो अब ये जो 10 अजला हैं हमारे, तो इसको कैसे ये ठीक करें? कुछ न्याजी साहब को आप क्या उनको मशवरा देंगे कि इस हवाले से वो क्या कदम उठाएं जो मौसर कदम हो, जिसका फ़ायदा हो डायरेक्टली एक कॉमन सिटीजन ऑफ आज़ाद कश्मीर?
میں تو اپنا اکرم سہیل صاحب نے جو باتیں کہہ دی اس حوالے سے بہت اچھی باتیں کہی، میرے خیال میں وہ کافی ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا ان میں ایڈیشن کروں گا. یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو نیازی صاحب کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ he has been picked up out of the many big guns. ان کو لا کے یہاں بٹھا دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے طے مل جانے والا تھا. یہ کسی اپنے اس کے حکمران خاندان کے فرد نہیں ہیں، گو کہ آج سے 200 سال پہلے کسی حکمران خاندان سے ضرور ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اب ان کا آزاد کشمیر کی سیاست میں حکمران خاندان نہیں ہے، لیکن کوئی حکومت میں اجنبی بھی نہیں ہے. ان کے بڑے بھائی بھی وزیر تھے، یہ بھی وزیر رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے اجنبی معاملہ نہیں ہے. یہ میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا کہ ان کو اپنے سے پہلے لوگوں کے فیلئر کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسی چار کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ ان لوگوں کی فیلئر کی خاص وجہ جو تھی وہ برادری ازم میں مطلب غرق ہو جانا تھا. ان کو برادری ازم سے پاک صاف ہو کر رہنا چاہیے. مغل سلطان وغیرہ وغیرہ یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، ان کے کام بھی ہوتے رہیں گے، کوئی نہیں روک سکتا. لے اپنے لیے یہ کوئی پریشانی کا باعث نہ بنائیں، بدنامی کا باعث نہ بنائیں. ایبسلیوٹلی میرٹ پہ کام کریں. ان کے لیے آزاد کشمیر کے جو لیگل سسٹم ہے بہت اچھا سسٹم ہے. آپ کے آئین میں بہت اچھی چیزیں موجود ہیں جو کام کرنے کی ہیں، رولز آف بزنس بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں. آپ کے پاس سینئر لوگوں کی ٹیم ہے. آپ کو خود اگر مزاج ذہن صاف ہو تو کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں ہے. ایک تو جو وزیر بنے گا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ سردار قیوم خان صاحب کی طرح جب تک عتیق خان صاحب ان پر حاوی نہیں ہوئے تھے، ان کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جس مسئلے کے بارے میں اپنے آپ کو ابہام میں سمجھتے ہوں، وہ اس مسئلے کے بارے میں جو ماہر لوگ ہوتے تھے ان کو جمع کر لیتے تھے، ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے. میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ وزیروں کی فوج اپنی جگہ، لیکن وزیروں کے ساتھ ماہرین کو بھی شامل کر لیا کریں، ان سے مشورہ لیا کریں، اپنا مائنڈ ان کو نہ دیں. ان کو بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے جی، آپ لوگوں کی رائے کیا ہے. یہ جو وزارت سے باہر ہے، جو بیوروکریسی سے باہر لوگ بیٹھے ہیں، وہ کرٹیکل انالیسس، کرٹیکل اینگل سے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ ان پہ بھی زیادہ فوکس کریں کہ بھئی ان سے مشورے لیا کریں. اور یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال رہے ہیں کہ میرے خاندان میں یہ بات آئی ہوئی ہے تو اب میرے خاندانی سلسلہ چلتا رہے گا. لو، یہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک عنایت سمجھنی چاہیے، ایک گفٹ سمجھنا چاہیے، ایک نوازش سمجھنی چاہیے. اس کو رکھ کے یہ صرف فی سبیل اللہ کام کریں. اور ان کو موقع ملا، ابھی 2 سال ان کے مرکز میں تحریک انصاف کی حکومت تو ہے ہی ہے، بعد میں اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، تو وہ ان کو وہاں کی سپورٹ بھی حاصل ہے. یہ صرف ڈیولپمنٹ پہ مرکوز کرے اپنے آپ کو، کیونکہ آزاد کشمیر کا آئین کا جتنا کام کاج بھی ہے وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، باقی کوئی کام اس کا نہیں ہے. یہ جتنا بڑا لاؤ لشکر وہاں اس کا ملازمین کا ہے، بھلے جس شعبے میں بھی ہوں، وہ صرف ڈیولپمنٹ کے پرپز کے لیے ہے. تو یہ ان سب کو ڈیولپمنٹ کی طرف رجوع کریں. باقی یہ چورن بیچنا کشمیر کا اور بیس کیمپ کا اور جہاد کا اور فلاں چیز بارے ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ غلام نبی آزاد مقبوضہ کشمیر کے چیف منسٹر تھے. ان کو کسی نے کہا جی آج تک آپ نے کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، باقی مفتی صاحب بھی کرتے ہیں، فاروق عبداللہ بھی کرتے ہیں، آپ نے کوئی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا جی کشمیر کا مسئلہ مرکزی حکومت کا مسئلہ، میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ یہاں کے ڈیولپمنٹ ہے. تو ان کا مسئلہ بھی یہاں کی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ اس سے زیادہ محدود ہے. ان کا تو بڑا وسیع ہے کیونکہ مرکز کے ساتھ بھی ان کا تعلق واسطہ ہے. ان کا تو زیادہ ہی محدود ہے. تو یہ آزاد کشمیر کے ڈیولپمنٹ پہ اپنے آپ کو ماہر رکھیں اور اس پہ کریں. حیات خان صاحب کو اللہ مغفرت کرے، آزاد کشمیر کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیولپمنٹ کے مائی باپ تھے. وہ کسی جگہ پہ جب کنونس ہو جاتے تھے کہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جگہ کو پروجیکٹ دے دیتے تھے، اسکیم دے دیتے تھے اور نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے کہ فلاں تاریخ کو اس کا افتتاح کروں گا آگے. اور اس تاریخ کو شام کو اس آدمی کو اطلاع دی جاتی کہ پریزیڈنٹ صاحب کل آ رہے ہیں افتتاح کرنے کے لیے. افتتاح کا ہو جاتا تھا، 1 ویک کے اندر بھی ہو جاتا تھا، 6 ویک کے اندر بھی ہو جاتا تھا، لیکن جو ڈیٹ وہ دیتے تھے عدالتوں کی طرح اسی ڈیٹ پہ فائل اٹھا کے وہاں پہنچ جاتے تھے وہ. اس لیے اپنے آپ کو اس نہج پہ رکھیں اور یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، کیونکہ ان کو کوئی مطلب ہے اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے کہ حکمران خاندان ہے. جی بہت اچھا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ سب لوگوں نے سن لیا. جاوید راٹھور صاحب کا پوائنٹ آف ویو آ گیا اور ہمارے اکرم سہیل صاحب کا، اور اب آخر پہ میں
प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले एक मैं भी मशवरा उनको देता हूँ नियाज़ी साहब को कि जिस तरह उन्होंने कहा जी कि तामीर और तरक्की के हवाले से और कश्मीर के हवाले से वो कुछ अगरचे नहीं कर सकते, हाँ एक काम आप कर सकते हैं नियाज़ी साहब, वो काम आप ये कर सकते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के अंदर एक थिंक टैंक बनाएं जिसके अंदर हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी भी शामिल हों। आप ओवरसीज़ कश्मीरियों की और मकामी थिंक टैंक की तजवीज़ को गैदर करके तो इस काम को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हीं एडवाइस की रोशनी में फिर आप मरकज़ को मजबूर कर सकते हैं कि जी हमारे थिंक टैंक की ये तजवीज़ आई हैं ओवरसीज़ से भी, और ओवरसीज़ की जब मैं बात करूँगा या कर रहा हूँ नाज़रीन, तो मेरा मकसद वो लंदन वाला नहीं है जहाँ से एक मुंशी लगाते हैं वो ओवरसीज़ का आज़ाद कश्मीर असम्बली में। ओवरसीज़ वो जिसने कराची का सी क्रॉस कर दिया, हमारा ब्रेन है वो ओवरसीज़ के अंदर बैठा हुआ, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर हो, चाहे वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, किसी भी जगह बैठा है। तो इनको एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए, एक ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिस तरह बड़े नियाज़ी साहब ने नादरा की वेबसाइट को रखा है मसले मसाइल के हवाले से। तो क़य्यूम नियाज़ी साहब, आप जो कश्मीर थिंक टैंक की एक वेबसाइट क्रिएट करवाएं, उसके ऊपर तजवीज़ मांगे ओवरसीज़ कश्मीरियों से, आज़ाद कश्मीर के थिंक टैंक से। हमारे रिटायर्ड जजेस हैं, हमारे पास रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको लाएं, उनको कहें जी कि मसला कश्मीर तो हमारी बेबसी है, तो किस तरह पाकिस्तान को राज़ी करें, क्या उसको तजवीज़ दें ताकि वो हमारे मसले को लेके आगे बढ़े, और जिसका काम उसको साजे। मगर उसके अंदर हमारे आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों का ये एक डिमांड भी है कि मुज़ाकरात में कश्मीरियों को शामिल किया जाए। तो नियाज़ी साहब, ये थिंक टैंक आपको वो भी बता देगा कि कश्मीरी किस तरह मुज़ाकरात का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये थी मेरी तजवीज़, और उम्मीद है कि नियाज़ी साहब, मेरा ज़ाती तौर पे आज़ाद कश्मीर के किसी सियासतदान के साथ कोई झगड़ा नहीं है, असूली इख्तलाफात हैं रियासत की सॉवरेनिटी के हवाले से, कि हम अपने आप को ठीक करके ना पाकिस्तान के सियासतदानों के आगे सजदा करने के बजाय ना सर उठा के 1-to-1 टॉक कर सकें। अगर उनकी सियासी तजर्बे को देखें या उनकी रियासती कारनामे को देखें तो आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों वो हमसे ज़्यादा नालायक हैं। 1947 से पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार रियासत बनी, तो उन्होंने तो कुछ आज तक कर नहीं पाए सियासी तौर पे जिसको हम देखते कि, और उसको देख के हम कोई मिसाल लेते, उनसे कोई सबक सीखते। वो भी सड़कों पे होते हैं एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के लिए। तो दाना लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों को सामने रख के अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ नाजरीन, आपकी आरा और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक खुर्शीद ज़मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। जस्टिस गिलानी साहब ने वक्त दिया, उनका बहुत शुक्रिया। अकरम सोहेल साहब ने वक्त दिया, उनका शुक्रिया। हमारे जावेद राठौर साहब ने वक्त दिया, उनका शुक्रिया। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक आपसे मुलाकात होती है। अपने मेज़बान खुर्शीद ज़मान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।